स्टेट न्यूज, सच है तो दिखेगा। नमस्कार, स्टेट न्यूज में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय से निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर जो असमंजस था उसे खत्म कर दिया गया है। हमें गर्व है कि ओबीसी आरक्षण को लेकर जो हमारा संकल्प था वो पूरा हुआ। मध्य प्रदेश के अंदर ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव होंगे और इससे ओबीसी वर्ग को लाभ मिलेगा। कांग्रेस ओबीसी वर्ग को लाभ मिलने से रोकने का काम कर रही थी। भाजपा सरकार के प्रयासों से ओबीसी वर्ग को फायदा मिलेगा। जो होगा वो एससी एसटी माइनस ओबीसी होगा सर, उसके बाद ओबीसी को मिलेगा। मैं यही कह रहा हूँ ना कि एक ट्रिपल टेस्ट के अंदर मानी सर्वोच्च न्यायालय ने 50% जो लिमिट है उसके आधार पर कहीं 27% से भी ज्यादा मिलेगा। 20% ये नहीं, कहीं 27 से भी ज्यादा मिलेगा। इसके जो टेक्निकल चीजें हैं वो सारी आपके सामने मुझे लगता आएंगी। इलेक्शन कमीशन इस पर तैयारी करेगा। कहीं पर 27% से भी ज्यादा मिलेगा। माना कि कहीं सामाजिक और राजनीतिक सहभागिता के आधार पर जो चीजें इसके अंतर्गत तय होंगी तो हो सकता है कहीं 27 से भी ज्यादा जाएगा, 30 भी जाएगा, कहीं 25 भी रहेगा। इस प्रकार से इसका ट्रिपल टेस्ट के आधार पर उसके नॉर्म्स जो हुए हैं, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण फैसला यह है कि ओबीसी के रिजर्वेशन के आधार पर चुनाव होंगे, जो समाज के सबका साथ सबका विकास। जहांगीराबाद इलाके में एक महिला ने अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतका की पहचान शबाना के रूप में हुई है। पुलिस ने लाश अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि वह मानसिक रोगी थी और इससे पहले भी आत्महत्या की कोशिश कर चुकी है। भोपाल के जहांगीराबाद इलाके में एक मानसिक रोगी महिला ने अपने घर में मंगलवार सुबह अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने बताया कि शबाना खान नाम की महिला का मानसिक संतुलन ठीक नहीं था और इसका इलाज भी चल रहा था। जी, जहांगीराबाद थाने में एक 36 वर्षीय मृतिका शबाना पति मुकीम का मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस मौके पर पहुंच के मर्ग दर्ज किया है। जिसमें अभी बात ये सामने आई है कि महिला पिछले 2 महीनों से काफ़ी परेशान थी, मानसिक रूप से थोड़ी सी उसकी तबीयत खराब थी, जिसका इलाज यहाँ करा रही थी। और आज सुबह की बात है जिसमें 9 बजे वो घर से बिना बताए कहीं गई और एक जो बाजू में मकान था वहाँ पर अपने दुपट्टे से उसने फांसी लगा ली, जिसकी सूचना मिलने पर हम लोगों ने कार्रवाई करी है। किसी तरह का प्रेस उसमें नोट मिला है, सुसाइड नोट? अभी तक वहाँ पर छानबीन जारी है। अभी तक कोई सुसाइड नोट की बरामदगी नहीं हुई है। जांच में अगर कुछ निकल के आएगा तो उसको प्रकरण में शामिल किया जाएगा। सर, महिला रहने वाली कहाँ की है? अपने मायके में सुसाइड की? ये उसका मायका ही था जहांगीराबाद में, उसका ससुराल सीहोर में था। आज राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम प्रेषित ज्ञापन कलेक्ट्रेट से पहुंचकर सौंपे हैं। इसके पहले रैली निकालकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। विभिन्न जगहों पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोकने का प्रयास भी किया। कलेक्ट्रेट में कलेक्टर उमाशंकर भार्गव को 4 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपते हुए राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष राहुल राज, संभागीय उपाध्यक्ष लखन सिंह मीणा, जिला अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारी और किसानों ने इन मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की है। नमस्कार, मैं अनुषा सिंह रघुवंशी, राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ की युवा इकाई अध्यक्ष। आज हमने यहाँ पे ज्ञापन दिया हुआ है कलेक्टर साहब को। किसानों की जो समस्या है उसको लेकर हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इन समस्याओं को निवारण हो। कलेक्टर साहब से और माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा यही निवेदन है कि जो किसानों की समस्याएं हैं, सोसाइटी से जो पैसा नहीं आ रहा है और जो बैंक और सोसाइटी का ब्याज है जो जमा करना था समय पे, उसकी तारीख थोड़ी बढ़ा दी जाए तो इससे थोड़ा किसानों की समस्याओं का निराकरण होगा। धन्यवाद। किन मांगों को लेकर ज्ञापन दिया जी? क्या मांगे थी आपने? हमारी मांगी थी गेहूं समर्थन, जो हमारा गेहूं खरीदा गया है उसका अकाउंट में अभी पैसा नहीं आ पाया है। समय जैसे 7 दिवस के अंदर पैसा आ जाना चाहिए गेहूं का, तो पर वो आया नहीं है। इस वजह से हम सोसाइटी और बैंक का पैसा नहीं दे पा रहे हैं समय पे, जिससे किसानों के ऊपर कर्ज बढ़ता जा रहा है। ये समस्या है। बिजली की मुख्य समस्या है हमारे इधर, ये सब चीज़ों की समस्या है। मेरा नाम राहुल राज है, मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ में। आज विदिशा जिले में कलेक्ट्रेट में हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। हमारी मुख्य बिंदु मांग यही थी कि 4 अप्रैल से गेहूं तुलाई जारी है
एक तो पहले जब बीमा का पैसा आया था तो उस बीमे के पैसे को सरकार ने लोन के खाते में एडजस्ट कर लिया था, किसान के हाथ पैसा नहीं लगा था। और एक बार फिर 4 अप्रैल से पैसा गेहूं तुलाई का पैसा हमारा 15 अप्रैल के बाद आया। इन्होंने 31 मार्च से बढ़ा के सोसाइटी की डेट 15 अप्रैल करी, लेकिन 15 अप्रैल के बाद खाते में पैसा आने से किसान ओवरड्यू तो रहा ही है, अभी भी वो डिफॉल्टर है। और जो 0% का ब्याज का ढोल सरकार पूछ ली है वो ढोल फट चुका है और किसान को 7 से 14% ब्याज भरना पड़ रहा है। और जिन खातों में पैसा गया है उनको आधार लिंक से ऐसे खातों में गया है, ऐसे कई केस है 20-20 साल से खाते बंद पर उन्हें पैसा चला गया है। कलेक्टर साहब ने ये कहा है कि एक तो जिन खातों में अन्यथा पैसा चला गया उसको ट्रांसफर करके जो किसान बताएगा उस खाते में जाएगा। दूसरा 31 जो जून तक बढ़ाने की तारीख हमारी बात हुई है उसको वो शासन की तरफ प्रेषित करेंगे। तीसरा, जिन खातों में पैसा नहीं आया है वो 3 से 4 दिन में पैसा जाएगा, उन्होंने बताया है। हमने उनसे मांग करी है, हमने उनसे बोला है अगर एक हफ्ते के अंदर आपने खुद ऑन टीवी ऑन कैमरा ये कहा है कि 3-4 दिन में हो जाएगा, नहीं होता है तो राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ एक व्यापक आंदोलन विदेश जिले में पुनः करेगा। राहुल जी, आज शांतिपूर्वक आप जी ज्ञापन देने आते लेकिन जगह जगह आपको रोका गया है। देखिए, हर बार ऐसा नहीं होता है, हम कलेक्ट्रेट आते हैं, कलेक्टर साहब से मिल लेते हैं, लेकिन अब मीना धर्मशाला में उन्होंने बैरिकेडिंग लगा दी, बाजार में बैरिकेडिंग लगा दी और यहाँ भी बाहर बैरिकेडिंग लगा दी। तब हमने उनसे कहा कि कलेक्टर साहब का दिल बहुत बड़ा है, जगह दिल में होनी चाहिए, पार्किंग की कमी कहाँ है। तब जाके उन्होंने निवेदन पर अंदर आने दिया। ये साफ साफ ये दर्शाता है कि शासन और प्रशासन जो है वो किसान से इतना भयभीत है कि उनकी बात भी नहीं सुनना चाहता है, क्योंकि वो जानते हैं, जैसे कि कलेक्टर साहब ने आपके सामने स्वीकारा कि हाँ हमारी गलती है, इसका मतलब वो ये जानते हैं कि हमसे गलती हुई है और उस गलती के भय से के साथ ज़्यादा किसान ना आ जाएं। हमसे ये भी कहा जाता है कि भाई कम किसान होंगे तो हम गेट पे ज्ञापन ले लेंगे, मतलब उनको किसान की चिंता नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ अधिकारियों के आंख में एक नंबर होता है, संख्या के आधार पर हमारी समस्या सुनना पसंद करते हैं। बहरहाल हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है, उन्होंने हमें आशान्वित किया है, 1 हफ्ते का समय हमने प्रशासन को दिया है। मांगे पूरी नहीं होने पर 1 हफ्ते बाद एक उग्र आंदोलन विदिशा जिले में राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ करेगा। गुना में मध्य प्रदेश व्हीलचेयर लेदर बॉल क्रिकेट टीम आज गुना पहुंची, जहां पर क्रिकेट टीम कैप्टन कबीर ने स्टेट न्यूज़ गुना ब्यूरो राहुल चौरसिया से विशेष बातचीत भी की। उन्होंने बताया कि उनकी टीम ने गाजियाबाद में 15 मई में नेशनल T20 फ्लो लाइट व्हीलचेयर टूर्नामेंट 42 रनों से उत्तर प्रदेश को हराकर जीत हासिल की है। मध्य प्रदेश दिव्यांग व्हीलचेयर टीम के संस्थापक जदेल धाकड़ पेशे से सरकारी शिक्षक हैं। जदेल धाकड़ ने बताया कि इससे पहले भी टीम ने 10 ट्रॉफी जीती है। वहीं टीम के संरक्षक संदीप शर्मा असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर विभाग गुना में कार्यरत हैं, जो टीम की हर तरह से मदद करते हैं। सर, मैं व्हीलचेयर क्रिकेट टीम संस्थापक हूं मध्य प्रदेश। आप क्या करती हैं? वैसे आप क्या करती हैं? मैं शासकीय शिक्षक भी हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जंडल सिंह धाकड़। आपको कैसे इस टीम का गठन करने का आया, कैसे आपको आगे बढ़ाने का आया, मतलब आपको प्रेरणा कहाँ से मिली है? सर, हम और कबीर क्रिकेट को कहीं दूसरे स्टेट से भी खेलते थे, देखते थे, लेकिन सर हमारे मन में यह आया कि क्यों ना मध्य प्रदेश की एक जाबाज टीम बनाई जाए। तो 2018 में हमने इसका गठन किया। आज सर हमारी टीम पूरे भारत में एक सर्वश्रेष्ठ टीम है सर। आपकी कितनी सदस्य टीम है ये सर हमारी सदस्य है 15 सदस्य टीम है, इसमें से 11 प्लेयर हमारे ऑन फील्ड खेलते हैं। अभी जो ये ट्रॉफी आपने जीती है ये कब जीती हुई थी? ये सर 14 अप्रैल 2022 को भी रिसेंटली मैंने ट्रॉफी प्राप्त की। आप इनके संरक्षक हैं, तो अभी क्या मुख्यमंत्री जी से आपकी इनके साथ में मुलाकात हुई है? हाँ, मैं इनको ले गया था माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ और माननीय केंद्रीय मंत्री कृषि भारत सरकार आदरणीय नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब और हमारे इस मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय पी शर्मा जी से हमारी मुलाकात हुई। तो सभी ने इन दिव्यांगों के लिए हर संभव मदद करने का भरोसा दिलाया है। और ये दिल्ली में भी सभी लोग भारत सरकार में मंत्री माननीय श्रीमंत महाराज साहब से भी मिले, तो उन्होंने भी उन्हें आश्वासन दिया है कि आगामी जो 27 से 31 मई में जो टूर्नामेंट हो रहा है उनके पिताजी श्रीमंत बड़े महाराज की उस स्मृति में, तो उसमें वो आएंगे और इनको उत्साहवर्धन और हर संभव पद का प्रयास करेंगे। आप अभी किस पद पे हैं? मैं असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर गुना में हूँ और ये मेरे एक खिलाड़ी मुरैना जिले के ही हैं। मेरा मुरैना जो क्रिकेट खेलते हैं आप बता रहे हैं, अभी आपने कहाँ पे ट्रॉफी जीती हुई है? ये सर हमने गाजियाबाद में हमारा एक नेशनल मैच था उत्तराखंड के साथ, उसको 42 रन से जीतकर हमने ये ट्रॉफी हासिल की है, जिसमें श्रीमंत ज्योतिराज सिंधिया जी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने हमें मंत्रालय बुलाया और बधाई भी दी इसके लिए। और रिसेंटली हम लोग मुख्यमंत्री जी से भी मिले हैं और उन्होंने भी हमें शुभकामनाएं दी हैं। और नेशनल जो हमारे होने वाले हैं 27 से 31 ग्वालियर रूप सिंह स्टेडियम में, उसके लिए भी शुभकामनाएं दी हैं और एक दिन आने का भी आश्वासन दिया है कि हम जरूर दिव्यांग
खिलाड़ियों को उत्साह करने के लिए जरूर। ये क्या नेशनल लेवल की प्रतियोगिता थी गाजियाबाद जी, में? नेशनल लेवल की प्रतियोगिता। हमारी नेशनल टीम है मध्य प्रदेश व्हीलचेयर क्रिकेट टीम। मेरा कैप्टन मेरा नाम है कबीर सिंह और मैं गत 4 वर्षों से इस टीम का कैप्टन हूँ। इससे पहले भी आपने ट्रॉफी जीती? हाँ सर, बहुत सारी ट्रॉफियाँ, लगभग 10 ट्रॉफियाँ हमारे पास हैं। आप गुना में क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं गुना में ये मैसेज देना चाहूँगा, गुना में जितने भी दिव्यांग प्लेयर हैं, बच्चे हम बाहर आएँ और अपने प्रदेश और देश के लिए खेलें और अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाएं और समाज और देश के लिए प्रेरणा बनें। मध्य प्रदेश के सीधी में बीते दिनों पत्रकार के साथ हुई अभद्रता के मामले में बर्खास्त किए हुए पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को पुलिस प्रशासन के द्वारा बहाली किए जाने के बाद एक बार फिर से पत्रकार कनिष्ठ तिवारी ने भोपाल में पत्रकार वार्ता में बताया कि पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी और वर्तमान विधायक ने उनको और उनके परिवार को जान का खतरा बताया है और वह अपने परिवार के लिए गृह मंत्री से सुरक्षा की मांग करते हैं। जी, आपको बताना चाहता हूँ, बीते 2 अप्रैल और 3 अप्रैल की दरमियानी रात जो है मैं और कुछ और दंडकर्मी और समाज सेवियों को जो है पुलिस के द्वारा डिटेन किया गया था, बंद किया गया था थाने में, सीधी के सिटी कोतवाली में, और हमारे साथ जो है मारपीट की गई। और मारपीट के साथ साथ मुझे जो है ये बार बार कहा जा रहा था कि पुलिस और विधायक के खिलाफ खबर चलाओगे तो अभी थाने के अंदर जुलूस निकाले हैं और आगे यदि ऐसे ही करते हो तो पूरे शहर में चड्डी पहन के जुलूस निकालूंगा। ये फोटो जो है हमारी अभिषेक सिंह परिहार थाना प्रभारी जो है तत्कालीन थाना प्रभारी अमिलिया थे, उनके द्वारा खींची गई थी और सोशल मीडिया में विधायक के माध्यम या फिर उनके अन्य साथियों के माध्यम से वायरल की गई थी। बीते 6 अप्रैल को ये फोटो जब पूरी तरह से वायरल हुई तो उसके बाद राष्ट्रीय मीडिया और प्रादेशिक मीडिया में काफ़ी इसको जो है मतलब ये प्रदर्शित हुई और कहीं ना कहीं पूरे वैश्विक स्तर पर इस फोटो की जो है कड़ी भर्त्सना की गई। इस पूरे मामले में फिर उसके बाद मानवाधिकार ने पूरे मामले में संज्ञान लिया, डीजीपी से जवाब मांगा था 7 दिन के अंदर, तो उन्होंने यहाँ से डीजीपी साहब ने जो है रेडियो एसपी भोपाल को अपॉइंट किया था पूरे मामले में जांच करने के लिए। 1.5 महीना बीत चुका है, हालांकि 2 दोषी पुलिसकर्मियों को सीएम हाउस से एक आदेश जारी हुआ था जिसमें सस्पेंड किया गया था और अब जो है उन्हें 14 तारीख को, अभी आज 17 है 18 है, 14 तारीख को उन्हें बहाल कर दिया गया है। मनोज सोनी को भी बहाल कर दिया गया जो थाना प्रभारी जो है कोतवाली है, और अमिलिया थाना प्रभारी जो तत्कालीन थे अभिषेक सिंह परिहार, उन्हें भी बहाल कर दिया गया। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि फिर जांच काहे की हुई? जब इन्हें बहाल ही करना था तो बहाल की सूचना मुझे ऐसे मिली कि अभी परसों हमारे यहाँ एक टाटा हैरियर गाड़ी जो है शोरूम से किसी ने टेस्ट ड्राइव के नाम पर लेके भाग गया था, उसे पकड़ने के लिए अभिषेक सिंह परिहार को जो है बताया गया कि इनके द्वारा इनकी सफलता से उस गाड़ी को जो है प्राप्त किया गया। कौन कौन पुलिसकर्मी थे जिन्हें बहाल किया गया? ये मनोज सोनी, जिन्हें सस्पेंड किया गया था 2 को, मनोज सोनी और एक है आपके अभिषेक सिंह परिहार, ये 2 पुलिसकर्मी थे जिन्हें सस्पेंड किया गया था। इन्हीं दोनों को बहाल कर दिया गया है। सवाल ये उठता है कि जब इन्हें बहाल ही करना था तो सस्पेंड क्यों किया गया और जांच किस चीज़ की गई, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। जब मैं खुद देख रहा हूँ और जब मैं पूछ रहा हूँ अमित सिंह साहब से कि सर सीसीटीवी फुटेज का क्या हुआ, तो बोले नहीं वो सीसीटीवी फुटेज तो डिलीट हो गई है। मिशन नगरोदय अंतर्गत विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण, 21,000 करोड़ के विकास कार्य का हित लाभ वितरण और 66 लाख छात्र छात्राओं को मूंग दाल वितरण का शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर भोपाल में मिशन नगरोदय का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री चौहान ने 21,000 करोड़ से अधिक के विभिन्न विकास कार्यों का वर्चुअल माध्यम से भूमि पूजन, लोकार्पण, गृह प्रवेश और हितग्राहियों को सिंगल क्लिक से राशि वितरित की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री चौहान ने शासकीय योजनाओं के हितग्राहियों से संवाद भी किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मिशन नगरोदय कार्यक्रम अंतर्गत 21,000 करोड़ के विकास व हितलाभ वितरण और 66 लाख छात्र छात्राओं को मूंग दाल वितरण का शुभारंभ किया गया। नगरोदय कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा संपूर्ण मध्य प्रदेश में सिंगल क्लिक के माध्यम से नगरीय निकायों के विकास के लिए राशि
डाली जा रही थी, उसमें नगर पालिका बैरसिया द्वारा 952 हितग्राहियों की सूची को हम लोगों ने इसी कार्यक्रम में चस्पा की और सभी हितग्राहियों को खुले मन से ये बोला कि यदि कोई भी आपके वार्ड में, मोहल्ले में आवास योजना संबंधी किसी भी प्रकार की राशि की मांग करता है तो हमने वार्ड प्रभारियों को नियुक्त किया है, आप उनसे अपनी समस्या का समाधान कराएं। यदि उसके उपरांत भी आपके काम में कोई प्रॉब्लम आती है, दिक्कत आती है, तो सीधे आप मुख्य नगर पालिका अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। मैं नगरीय क्षेत्र बैरसिया में आवास योजना अंतर्गत यदि कोई भी किसी राशि के संबंधी कंप्लेंट आती है तो उसके खिलाफ जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो अवश्य करूँगा और पारदर्शिता से सभी हितग्राहियों के खाते में राशि डाली जाएगी। बस उनको अपनी जो भी पेपर फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो भी नामांतरण है, अन्य वो जो जिनकी पूर्ति होगी, हम जियो टैगिंग करा के इन्हें उपरांत बारिश से पहले प्रयास करेंगे कि 952 के हितग्राहियों को हम राशि उनके खाते तक पहुँचाएँ और बारिश से पहले उनका मकान बनना शुरू हो जाए। आज बैरसिया में नगरोदय अभियान के अंतर्गत यहाँ पर 1 करोड़ 16 लाख रुपए की निधि से जो सड़कों का निर्माण हुआ उसका लोकार्पण हुआ है। हमारे नवीन बस स्टैंड भवन का 4 करोड़ रुपए की से अधिक की राशि से जो निर्माण कार्य होना है उसका भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी ने वर्चुअल रूप में किया है। साथ ही 40 हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्त यहाँ डली है। और एक और बड़ा बैरसिया के लिए सुखद समाचार है कि 952 आवास योजना के अंतर्गत हितग्राहियों की जो संभावित सूची आज यहाँ पर हमने चस्पा की है और जिनको शीघ्र ही भविष्य में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ इनको मिलेगा। साथ ही अमृत योजना में 13 करोड़ रुपए की राशि भी बैरसिया नगर पालिका को मिलने वाली है, जिसके माध्यम से जो क्षेत्र में शुद्ध पेयजल से जो वंचित रह गया है बैरसिया के अंदर, उसको भी शुद्ध पेयजल मिले, ये हम लोगों का संकल्प है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बैरसिया नगर पालिका विकास के नए आयाम को छू रही है। गुना अंतर्गत हिलगाना पंचायत में अभी कुछ दिन पहले ही मध्य प्रदेश शासन ऊर्जा विभाग जिला प्रभारी मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने जन चौपाल के माध्यम से ग्रामीणों की समस्या सुनी, साथ ही ग्रामीणों के बीच में रात बिताई थी और यहां 63 केजी की नई डीपी गुना बिजली विभाग द्वारा रखवाई गई थी। हिलगाना पंचायत ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि पहले गांव में 25 केवी की डीपी रखी गई थी, जिससे गांव में पानी लाइट की समस्या अक्सर बनी रहती थी। 25 केवी की डीपी से कम वोल्टेज के कारण गांव के पानी की मोटर फूंक जाया करती थी, पर जब 63 केवी की डीपी रखी हुई है तब से गांव में पानी लाइट की समस्या से निजात मिला। आप क्या करते हैं? मैं इसमें लाइनमैन हूँ। हिलगाना पंचायत में। तो अभी जो डीपी का मुद्दा आया है, यह गांव वाले बता रहे हैं पहले 25 केवी की डीपी रखी हुई थी, फिर यह जिस समय माननीय मंत्री जी आए थे ऊर्जा विभाग, यहाँ चौपाल लगी थी गांव में, उस समय पे आप एमपीवी द्वारा यहाँ 63 केवी की डीपी रखवाई गई थी। अभी अचानक से उठाने आ गए, क्या है इसका? ये अचानक से ये था कि उस दिन क्या है, लोड ज़्यादा हो रखा था, तो जो लोड बनने के कारण क्या है कि डीपी बड़ी करी गई थी। अभी इनका जो 25 केवी का डीटीआर रखें, 2 डीटीआर रखे गाँव में, तो इनके लोड काफ़ी है उसके लिए। अब तो क्या वापस रिप्लेस होना है 63 केवी का डीटीआर, तो उसके लिए जाना है वापस। अब गांव वाले जानबूझ के उसमें क्या है कि झगड़ा उत्पन्न कर रहे हैं, तो इसमें ऐसा कोई मैटर नहीं है और अभी चेंज कर देंगे उसको वापस वैसा का वैसे ही। तो अभी आप यहाँ 25 केवी की रखेंगे या 63 केवी की रखेंगे? 25 केवी का रखा होगा, जो सेंक्शन है यहाँ पे, जो सेंक्शन है वही रखा होगा। तो फिर ये कौन लगाई गई थी आपके द्वारा 63 केवी की एमपीवी द्वारा? लोड ज़्यादा हो रखा था तो उसके लिए अलग से लगवाई। तो आपका जो जानकारी मिल रही है, यहाँ जो मंत्री जी आए हुए थे प्रद्युमन सिंह तोमर ऊर्जा मंत्री, जन चौपाल लगाई थी उन्होंने, उस समय पे एमपीवी द्वारा यहाँ पे 25 केवी की जो डीपी गांव के लिए रखी गई थी उसको हटाकर 63 केवी की डीपी रख दी गई थी। तो अब
आप गांव वालों के द्वारा ये जानकारी मिली है कि यहाँ दोबारा 25 केवी की डीपी रखी जा रही है और 63 केवी की डीपी हटाई जा रही है एमपीबी द्वारा, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? मेरा मतलब तो यही था कि मैं अधिकारी साहब से बात इनसे कहना चाहता हूँ कि अधिकारी साहब से कहें कि इसका जो चार्ज है वो लगा लें, जनता द्वारा अपन दिलवा लेंगे। इसका जो चार्ज मतलब जो 63 केवी डीपी का जो चार्ज आएगा तो वो गाँव वाले और देने तैयार हैं, ये लगना पंचायत के लोग, तो और गाँव वालों से बात की जाए इसकी। क्या नाम है आपका? मेरा राजकुमार लोरा। आपकी क्या मांग है? मेरी कुछ मांग नहीं, मांग हमें ये कि लाइट और पानी मिल जाए, हमें कोई मतलब नहीं है। ये जो 25 केवी और 63 केवी का जो ये यहाँ एमपीबी का जो यहाँ चल रहा है विवाद, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? 25 की रखने हमें कोई मतलब ही नहीं उससे, हमारे कोई काम की नहीं वो चीज़, तो वो हमें लोड ही नहीं दे रही है, इतना लोड नहीं है, लोड ही नहीं दे रही है। तो आप लोगों को अगर ये 63 केवी की डीबी यहाँ रखवाना है तो इसका अतिरिक्त जो भाड़ा आएगा आप एमपीबी को देना चाहेंगे? ग्रामीण निवासी देना चाहेंगे? क्यों नहीं देंगे? सब देगा। इससे आप ले सकते हो उसको। 63 केवी डीपी रखी होने से ज़्यादा क्या लाभ होगा गाँव में? पूरा मैं ही चलाता हूँ सर, है ना मोटर। क्या नाम है दादा आपका? सुंदरलाल। तो इससे या जैसे 63 केवी की डीपी गांव में रखी हो जाएगी तो क्या लाभ हो जाएगा गांव वालों? अच्छा चलता है पानी अच्छा हमें नहीं आती है, और जो है ना 25 नहीं तो हम ये चाह रहे हैं कि 2 महीने बाद हटा लें। 4 बार तो मोटर तक परेशान हो, 4 बार मोटर जलती है, उड़ जाते हैं, कुछ भी हो जाता है। अभी इसके जब से ये रखी हुई है 63 केवी की, उससे अभी कोई समस्या नहीं आ रही? कुछ नहीं, अब तो अच्छा चल रहा है। भोपाल के रातीगढ़ में विक्रमादित्य ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के द्वारा 2 दिन का क्लोज कैंपस ड्राइव का किया आयोजन। जस्ट ट्रायल, आईसीआईसीआई बैंक जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों ने कॉलेज की छात्र छात्राओं और प्रतिभागियों को अवसर देने के लिए इच्छा जाहिर की है। गौरतलब है कि विक्रमादित्य ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के छात्र बीते वर्षों में भी कई बड़ी कंपनियों में चुने जा चुके हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। जो हमारे यूजी और पीजी कोर्स के बच्चों का कैंपस प्लेसमेंट है, इसमें हमारा 18 और 19 मई 2022 को हमने आयोजित किया है, जिसमें टोटल 4 कंपनीज भाग ले रही हैं। 2 कंपनी 18 तारीख को आ रही हैं, 2 कंपनी 19 तारीख को आ रही हैं। चारों कंपनियों में टोटल मिला के 135 वैकेंसीज हैं, जिसमें हमारे यूजी कोर्स के बच्चे, पीजी कोर्स के बच्चे, साथ साथ में जो हमारा बीसीए कोर्स है, पीजीडीसीए है ना, इन सभी कोर्स के बच्चे अपीयर हो रहे हैं। और हम आशा करते हैं कि हमारे अधिक से अधिक बच्चे इस कैंपस ड्राइव में सेलेक्ट होकर अपना फ्यूचर सुरक्षित करेंगे और अपने परिवार को, देश को उसमें थोड़ा आर्थिक योगदान प्रदान करेंगे। सर कैंपस में कितने बच्चों के आने की उम्मीद है? सर जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि आज ही अभी तक जो हमारे बच्चों ने रिपोर्टिंग की है उनकी संख्या 100 से लेकर 150 के बीच में है, और इससे कहीं अधिक ज़्यादा बच्चे हमारे कल के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, तो वो बच्चे कल आएंगे। सर हर वर्ष कितने यहाँ से पार्टिसिपेट करते हैं और कितने लोगों का सिलेक्शन होता है? सर क्योंकि लास्ट 2 ईयर से तो अभी जो है ना ऑफलाइन काम को सारी बंद कर रखे थे, तो अभी ये इस साल का हमारा फर्स्ट कैंपस है। लेकिन टोटल जो हमारे यहाँ बच्चे हैं 2-2.5 हज़ार बच्चे पढ़ते हैं, जिनमें से 500-600 बच्चे हर साल हमारे कैंपस के माध्यम से प्लेसमेंट के द्वारा चयनित होकर निकलते हैं। ये ओपन कैंपस रखा है आपने आज का क्लोज कैंपस? आज का हमारा क्लोज कैंपस है। इसके बाद जुलाई के लास्ट वीक में हमने एक ओपन कैंपस करने का एक प्लान किया है, जिसमें हमारी एमपी और इंडिया लेवल की 25 से 30 कंपनियों से हमारी बात चल रही है। जैसी हो जाता है हम आप लोगों के लिए सूचित करेंगे। फिलहाल क्लब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें स्ट्रेट न्यूज़ के साथ।